Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome on my channel. Students, हमने already जो है improvement in food resources जो chapter है वो start किया था. हमने already जो है वो crop variety improvement पढ़ लिया है. हमने इसके अलावा जो last turn पे जो पढ़ा था वो था हमने crop प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो हम कंटिन्यूएशन में पढ़ रहे थे, राइट? तो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो है स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ लिया है. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में जान लिया. फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, इसके अलावा हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. अब इसी स्टूडेंट जो ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसी कड़ी में जो है आज जो है हम पढ़ने वाले हैं वो है इरिगेशन. इसमें 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. एक तो हमने ऑलरेडी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ लिया, एक हो गया इरिगेशन. थर्ड दिस वुड बी नंबर 1, दिस इज नंबर 2 और नंबर 3 वुड बी क्या? would be क्रॉपिंग पैटर्न्स, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. तो 2 चीजें आज हम कवर करेंगे, वो है इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो इस तरीके से जो है वो क्रॉप की पैदावार को, क्रॉप की जो ईल्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, तो अब हम जानेंगे स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लियर करने वाले हैं इरिगेशन वाला पार्ट. अब बात आती है स्टूडेंट्स की, जो मोस्टली जो एग्रीकल्चरल जो बैकग्राउंड है या एग्रीकल्चर जो है स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं रेनफेड से जो है वो एसोसिएटेड है. रेनफेड का मतलब है रेन पे, रेनफॉल पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है. मॉनसून जो है, इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो कोशिश करते हैं वेदर फोरकास्ट के जरिए. अब आजकल प्रिसीजन फार्मिंग भी आ गई है, जिसके थ्रू हमें कहीं ना कहीं जो कंडीशंस हैं उनका पता चल सकता है. जैसे कि लास्ट टाइम पे मैंने ऑलरेडी आपको एआई के बारे में बताया था. तो रेनफॉल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी वाटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो क्रॉप को प्रॉपर वाटर, एफिशिएंटली वाटर उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा एसेंशियल है, ताकि जो उनकी ईल्ड है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, और जो एक्सपेक्टेड ईल्ड, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी पैदावार हो, वो हो जाए, राइट? तो इरिगेशन क्या है ना स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर को अप्लाई किया जाता है आर्टिफिशियली. मतलब हम आर्टिफिशियली जो है वो वाटर को अप्लाई कर रहे हैं, वाटर को दे रहे हैं क्रॉप्स को, ताकि जो वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी की जा सके, ताकि सॉइल हेल्दी रहे और प्रॉपरली जो है वो क्रॉप को ग्रो कराए. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये होता है इरिगेशन. तो जब हम इरिगेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इरिगेशन जो है वो, उसमें कुछ ट्रेडिशनल, कुछ पुराने मेथड्स भी इन्वॉल्व थे और कुछ नए मेथड्स भी इन्वॉल्व हुए हैं. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उन सारे पुराने मेथड्स को जो पहले जो है वो आ चुके हैं. तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो थे इरिगेशन के स्टूडेंट्स, उसमें था ढेकली, चेन पंप, मोट या फिर पुली सिस्टम या फिर राहत यानी लेवर सिस्टम. तो ढेकली में क्या होता था ना स्टूडेंट्स की, इस तरीके से जो है एक बॉल होती है, उस बॉल के थ्रू ये वुडन रॉड होती थी, और इस वुडन रॉड से जो है वो बकेट जो है वो लटकी होती थी, और जो मैनुअली सब कुछ इंसान है वो उसमें से बकेट के थ्रू जो है वो पानी निकालता था और फील्ड तक पहुंचाता है. तो इस तरीके से ये होता है ढेकली में. तो कहीं ना कहीं हम इसमें देख रहे हैं कि मैनुअल पावर का इस्तेमाल हो रहा है, राइट? तो यानी एक पर्सन जरूर चाहिए, और दूसरा टाइम टेकिंग बहुत होता है. क्या था स्टूडेंट्स? ये टाइम टेकिंग बहुत था, राइट? इसके अलावा था ये चेन पंप स्टूडेंट्स. तो चेन पंप पे क्या होता था कि इस तरीके से 2 व्हील्स जो है वो होते थे, और उससे जो है वो उससे जो है वाटर की सप्लाई होती थी. तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा टायरिंग होता था. इसके अलावा इससे एफिशिएंटली हर एरिया तक जो है जो पानी जो है वो नहीं पहुंच पाता था. तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके केस में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था पानी का.
तो इसलिए ये जो मेथड्स थे ना स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिशनली जो पुराने जो मेथड्स थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे, मैनुअल पावर, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता था, प्रॉपरली पानी हर जगह तक नहीं पहुंच पाता था, और इसीलिए जो इरिगेशन है उससे कुछ मॉडर्न मेथड्स आए थे। इसी कड़ी में स्टूडेंट्स ये जो थर्ड ट्रेडिशनल मेथड था ये था मोट। इसमें भी क्या था कि इस तरीके से जो ये पुली के थ्रू जो है एक मैनुअल पावर चाहिए ताकि जो है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अगेन इसमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मैनुअल पावर चाहिए टू रन पुली, टू रन पुली, राइट, एक मैनुअल पावर चाहिए और इसके अलावा टू सप्लाई वाटर। तो इस तरीके से जो मैनुअल पावर चाहिए होती थी, इसीलिए भी ये जो डिसएडवांटेजेस जो मेथड था ये भी डिस्कार्ड हुआ कहीं ना कहीं। फिर था स्टूडेंट्स राहत। राहत के केस में क्या था, एक एनिमल या फिर कैटल का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो यानी इसके केस में क्या है, एक कैटल या एक एनिमल जरूर चाहिए और उसके थ्रू जो है इस व्हील को कनेक्ट करके जो है वो पानी की सप्लाई या वाटर को मतलब क्रॉप्स को इरिगेट किया जाता था। तो ये जो लिमिटेशंस थे, इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे, इसके अलावा मैनुअल और एनिमल या मैन पावर यानी एक आदमी जरूर चाहिए उस पर्टिकुलर मेथड को कैरी आउट करने के लिए, इसीलिए स्टूडेंट्स जो है कुछ नए मेथड्स आए और वो ज्यादा बेटर मेथड्स थे। और अब हम जानने वाले हैं उन सारे मेथड्स के बारे में। तो जो दूसरे जो मेथड्स आए स्टूडेंट्स इरिगेशन के, उसमें था सबसे पहले वेल्स। तो वेल्स में क्या होते हैं, दो तरीके के वेल्स होते हैं, एक होता है डग वेल और दूसरा होता है स्टूडेंट्स ट्यूब वेल। तो डग वेल जो होता है वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, अराउंड 10 to 30 फीट डीपर होता है, राइट। और उसमें जो वाटर है वो कलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली, और मैनुअली जो है वो पानी जो है वो कलेक्ट किया जा सकता है और जो है वो सप्लाई किया जा सकता है, राइट। सेकेंड जो था इसमें स्टूडेंट्स वो था ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल में क्या है, ट्यूबवेल में जो है वो पानी को टैप किया जाता है, इसमें डीपर स्ट्रेटा होता है, 400 से 600 मीटर डीपर होता है, और इसके थ्रू स्टूडेंट जो वाटर है वो पाइप या पंप्स के थ्रू इरिगेट किया जा सकता है ताकि इवनली जो है जो पानी जो है वो फील्ड्स तक डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। तो ये सारी जो मेथड्स थे, जैसे कि जो वेल्स में डग वेल्स हैं, ट्यूब वेल्स है, इसमें प्रॉपरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली जो है जो पानी है वो क्रॉप्स तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से ये जो इरिगेशन का ये जो पहला मेथड है वो हमने ऑलरेडी जान लिया। अब हम जानते हैं स्टूडेंट सेकेंड मेथड के बारे में। सेकेंड मेथड जो है इसमें कैनाल्स का इस्तेमाल हो रहा था। तो कैनाल्स के केस में क्या है स्टूडेंट्स, ये ज्यादा एलेबोरेटेड और एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है, ज्यादा बेटर सिस्टम है। और इसमें जो है जो कैनाल्स हैं, जो नहरें हैं स्टूडेंट्स, वो पानी जो है वो ऑब्टेन कर रही हैं आसपास के रिजर्वायर से। आसपास कोई टैंक्स हैं या रिजर्वायर्स हैं जो पानी इकट्ठा करने के जो एक मीडियम है वहां से, या फिर रिवर्स के थ्रू नदियों से जो है जो पानी जो है स्टूडेंट्स उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो जो मेन कैनाल होता है उसकी कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज या कई सारी ब्रांचेस होती हैं जो फील्ड्स को इरिगेट करती हैं। जैसे कि आप इसके केस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक तरीके से इस तरीके से एक वाटर स्ट्रीम है और यहाँ से कनेक्टेड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जहाँ से जो पानी है वो फील्ड्स तक जो है वो सप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये कैनाल सिस्टम आया। तो कैनाल सिस्टम जो है स्टूडेंट्स, कई बार जो है ऐसा होता है कि कैनाल सिस्टम जो है इनसफिशिएंट होता है, पूरी तरीके से पानी जो है वो फील्ड के हर कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस जो लिमिटेशन थी इस कैनाल सिस्टम की, उसको पूरा करने के लिए आया वाटर लिफ्ट सिस्टम। ये जो वाटर लिफ्ट सिस्टम है इसमें जो है जब पानी जो है वो प्रॉपरली या सफिशिएंटली या रेगुलरली जो है एरियाज में नहीं पहुंच पाया, तो ये लिफ्ट सिस्टम आया जिसमें वाटर जो है वो डायरेक्टली रिवर्स से जो है आने लग गया। मतलब किसी कैनाल की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें डायरेक्टली जो है वो रिवर्स को जो है वो फील्ड से कनेक्ट कर लिया गया और इस तरीके से जो एरियाज हैं रिवर के आसपास उनसे जो है फील्ड्स को इरिगेट किया गया, वहां तक वाटर की आर्टिफिशियल सप्लाई जो है वो पहुंचाई गई। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स रिवर लिफ्ट सिस्टम, वन ऑफ द एफिशिएंट सिस्टम्स। और लास्ट सिस्टम इस केस में है स्टूडेंट्स टैंक्स का, जो कि छोटे जो है स्टोरेज रिजर्वायर्स होते हैं जिनमें जो आसपास के एरियाज का जो रन ऑफ वाटर है, जो निकला हुआ जो पानी है उसको स्टोर किया जाता है और उससे जो है वो फील्ड्स को इरिगेट किया जाता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिसाइकलिंग जो है वो की जाती है, राइट। इसके अलावा ये सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जो है फील्ड्स में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो जो है इसी कड़ी में स्टूडेंट्स कुछ फ्रेश इनिशिएटिव्स भी लिए जा रहे हैं, जिसमें है सबसे इंपॉर्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड डेवलपमेंट।
तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है ना स्टूडेंट, जो भी रेन है, जब हम देखते हैं कि मानसून में रेन होती है, तो जो ये इस तरीके के जो आउटलेट्स होते हैं वहां पे कुछ पाइपिंग सिस्टम जो है वो डेवलप किए जाते हैं। उन पाइपिंग सिस्टम के थ्रू क्या होता है ना स्टूडेंट्स, उनको उस पर सबसे पहले पानी को फिल्टर किया जाता है। वहां पे फिल्टर जो है वो ऑलरेडी लगा होता है, और उसको एक मेन टैंक या फिर आप कह सकते हो चेक डैम की फॉर्म में जो है वो उनको स्टोर कर लिया जाता है, ताकि जो ग्राउंड वाटर है उसको जो है वो बढ़ाया जा सके। ये इस तरीके के चेक डैम्स जो है वो बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मेन टैंक है चेक डैम टाइप का बना दिया जाता है, जिसके थ्रू जो है पाइप्स के थ्रू जो है वो पानी की सप्लाई आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, चाहे वाटरिंग में करें, कार वॉशिंग में करें, या फिर क्लोथ्स की वॉशिंग में करें। एक तो ये भी एक तरीका है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके थ्रू हम फील्ड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, और फील्ड्स के थ्रू भी हम इरिगेशन की जो पॉसिबिलिटीज हैं, इरिगेशन की जो प्रॉपर एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा एक और इसका बेनिफिट होता है वो है कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो सॉइल जो है, जो सॉइल की जो अपर लेयर है, जब बहुत ज्यादा तेज जो है वो पानी का बहाव होता है, तो उसके कारण भी या फिर विंड के कारण भी जो है वो सॉइल की जो अपर लेयर है वो इरोड हो जाती है, वो हट जाती है। तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ऐसे इन मेथड्स के थ्रू जो है वो फील्ड में जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा सकते हैं, और इरिगेशन को भी प्रमोट कर सकते हैं, और रेन वाटर को जो है वो प्रॉपरली स्टोर भी कर सकते हैं, उसकी रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं, ताकि हम उससे एक बेटर जो है वो चीजें जो है वो प्राप्त कर सकें। तो ये था इरिगेशन का पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसके थ्रू हम क्रॉप के प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। वो है स्टूडेंट्स क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न की जब हम बात करें तो अलग अलग वेज होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के, जिनसे हमें मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट मिल सकता है, मैक्सिमम हमें गेन मिल सकता है। और इसमें पहला है मिक्स क्रॉपिंग, सेकंड है इंटर क्रॉपिंग, और थर्ड है क्रॉप रोटेशन। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मिक्स क्रॉपिंग की। तो जहां हम बात करते हैं स्टूडेंट्स मिक्स क्रॉपिंग की, नाम से पता चल रहा है कि ये इसमें स्टूडेंट्स हम मिक्स जो है वो मिक्स्ड क्रॉपिंग में स्टूडेंट्स हम दो या दो से ज्यादा जो क्रॉप हैं उनको एक साथ जो है एक ही पीस ऑफ लैंड पे जो है वो ग्रो करा लें। मिक्स का मतलब ये होता है जिसमें हम दो या चार क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करा लें। तो इस मिक्स क्रॉपिंग की जब हम बात करते हैं, तो मिक्स क्रॉपिंग में सबसे पहले जब हम बात करें तो इसमें हमने वीट और ग्राम को लिया, इसके अलावा वीट और मस्टर्ड को लिया, ग्राउंडनट और सनफ्लावर को लिया। अब बात यह आती है कि इन्हीं क्रॉप्स को क्यों चूज किया गया। इन्हीं क्रॉप्स को चूज करने का स्टूडेंट्स कारण ये है। पहला कारण, इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डिफरेंट है। न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? डिफरेंट है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें। न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसके अलावा इनका जो रूट का जो प्रोफ्यूजन है, रूट कहीं ना कहीं वो अलग अलग होती है, इज डिफरेंट। रूट अलग तरीके से जो है वो प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इनको चूज किया गया है, राइट। तो ये जो कारण है, ये जो न्यूट्रिएंट इनमें अलग अलग हैं, और स्टूडेंट्स इनका जो इनकी जो एक तरीके से पेस्ट को भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग क्रॉप्स हैं तो आसानी से जो है वो इनमें हार्म नहीं हो सकता, और दोनों क्रॉप्स जो है वो आसानी से ग्रो हो सकती हैं, राइट। क्रॉप के फेलोर के जो प्रॉब्लम है उससे भी जो है वो बचा जा सकता है। तो जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप जो है वो एक साथ ग्रो कराएंगे, तो अगर एक क्रॉप मान लीजिए फेल भी हो गई तो बाकी क्रॉप जो है वो ग्रो हो जाएंगी। तो यही रीजन है मिक्स क्रॉपिंग करने का, जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स, जिनमें जो क्रॉप्स ली जाती हैं उनके न्यूट्रिएंट जो है अलग अलग है, ताकि प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन हो सके। उनकी रूट जो है वो अलग अलग होती हैं, ताकि जो है वो किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन ना हो फूड को लेकर, न्यूट्रिएंट्स को लेकर,
राइट, और जो है वो पेस्ट और इंसेक्ट से भी बचा जा सके। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम इस तरीके से जो मिक्स क्रॉपिंग है वो करते हैं। और अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के मेथड की, जिसका नाम है इंटर क्रॉपिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इंटर मीन्स बिटवीन। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है वो दो जो क्रॉप हैं उनके बीच में जो है वो इस तरीके के जो रेगुलर पैटर्न्स हैं वो देखे जा रहे हैं। बीच में कुछ डिस्टेंस है जो है उसको मेंटेन किया जा रहा है। तो इस तरीके से रोज हैं, एक क्रॉप जो है वो ऑल्टरनेट कर रही है। मान लीजिए क्रॉप 1 है, तो यहाँ पे जो है वो क्रॉप 2 आएगी, फिर क्रॉप 3 आएगी, मतलब इस तरीके से ऑल्टरनेशन है। राइट, क्रॉप 1 है, फिर क्रॉप 2 है, फिर दोबारा से क्रॉप 1 आएगी, फिर दोबारा से क्रॉप 2 आएगी। तो इस तरीके से एक क्रॉप है, फिर दूसरी क्रॉप है, फिर इस तरीके से फिर से वो क्रॉप आ गई। तो ऑल्टरनेटिवली वो ग्रो हो रही हैं। तो जैसे कि हम इसमें सोयाबीन है, मेज है, फिंगर मिलेट यानी बाजरा है, या फिर काउपी लोबिया है, इस सबको जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका बेनिफिट क्या है, इस इंटरक्रॉपिंग के बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये हैं कि जो भी क्रॉप हम सेलेक्ट कर रहे हैं, राइट, जैसे कि हमने मिक्स क्रॉपिंग भी देखा था, इसके केस में भी हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। दोनों क्रॉप्स की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। अलग अलग होने के कारण क्या होगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपरली जो है वो पहुंच पाएंगे। दूसरा, पेस्ट और डिसीजेस से जो है फ्री हो जाएगा, किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या पेस्ट जो है वो उन प्लांट्स को हार्म नहीं कर पाएगा। इस तरीके से दोनों जो क्रॉप्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो हो जाएंगे और बेटर रिटर्न जो है वो दे सकती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पार्ट है इंटरक्रॉपिंग का, जिसके थ्रू जो है वो हम क्रॉप की यील्ड को भी बढ़ा सकते हैं और एफिशिएंट रिजल्ट्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड जो है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, जो है क्रॉप रोटेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक क्रॉप आई, फिर उसके बाद रोटेट होकर के दूसरी क्रॉप आई, तो इस तरीके से रोटेशन है। तो इसमें जो है अलग अलग क्रॉप्स जो है वो एक ही पीस ऑफ लैंड पे जो है वो एक प्लैंड सक्सेशन में की जा सकती है। सपोज मैंने इस सीजन में जो है वो एक क्रॉप को ग्रो कराया, फिर अगले सीजन में मैंने इससे अलग क्रॉप को ग्रो करा दिया। मान लीजिए इस सीजन में मैंने वीट को ग्रो कराया, राइट, फिर दूसरे सीजन में मैंने मस्टर्ड ग्रो करा दी, या कोई और जो है वो क्रॉप जो है वो ग्रो करा दी, राइट। तो इसके थ्रू क्या होगा कि अलग अलग क्रॉप होंगी तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी अलग अलग होंगी, न्यूट्रिएंट्स भी कम नहीं होंगे, सॉइल की हेल्थ जो है वो बनी रहेगी, राइट। तो जैसे कि बोला गया कि ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, तो क्रॉप रोटेशन जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा मॉइस्चर और इरिगेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो भी चॉइस ऑफ क्रॉप को डिसाइड करती हैं। मान लीजिए एक क्रॉप को जो है वो उसको कम मॉइस्चर की जरूरत है, तो अगले सीजन में आप क्या करोगे, दूसरी क्रॉप को ग्रो करा सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो कोई भी वेदर कंडीशंस हैं, या सॉइल की हेल्थ है, या और बाकी चीजें जो है वो प्रिवेंट की जा सकती हैं, ताकि क्रॉप की एक बेटर ग्रोथ जो है वो हमें मिल पाए। और इसके थ्रू जो है वो जो है अगर क्रॉप रोटेशन प्रॉपरली हो तो हमें आसानी से जो है वो एक एफिशिएंट ईल्ड जो है वो क्रॉप्स की मिल सकती है। तो इसका क्या बेनिफिट है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं? एक तो हमें क्या होता है, सॉइल की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होती है, ऑफकोर्स सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, बढ़ी हुई पैदावार मिलती है, ईल्ड्स जो है वो इंक्रीज है। पेस्ट और डिसीज से भी कंट्रोल किया जा सकता है। भाई एक क्रॉप जो है वो ग्रो हो चुकी है, फिर दूसरी क्रॉप आ रही है, तो एकदम से आसानी से जो है वो पेस्ट और डिसीज जो है, पेस्ट जो है वो आसानी से जो है उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा, उसके अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाएगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वीड सप्रेशन। तो वीड क्या होते हैं ना, वीड्स की जब हम बात करते हैं तो वीड्स एक तरीके से अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। आप देखते हो, मान लीजिए आपको एक प्लांट को ग्रो कराना है, तो उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, दैट ग्रो अलोंग विद दैट क्रॉप, जो उस क्रॉप के साथ जो है वो ग्रो होते हैं, अलोंग विद दैट क्रॉप। तो वो जो होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं वीड्स। अब ये वीड्स जो होते हैं, ये वीड, मान लीजिए एक प्लांट है, उसके साथ से एक अनवांटेड प्लांट है वो भी ग्रो हो रहा है, तो ये जो है इसके थ्रू जो है ये क्रॉप रोटेशन के थ्रू वीड का सप्रेशन किया जा सकता है। वीड जो है वो आसानी से उखाड़े जा सकते हैं, वीड हटाए जा सकते हैं। तो ये एक तरीका है, क्योंकि आपने एक क्रॉप एक सीजन में ग्रो करा दी, एक हार्वेस्ट आपका हुआ, आपने देखा वहां पे वीड्स उधर साइड ग्रो हो रहे हैं, आपने उन वीड्स को उठा करके फेंक दिया, फिर आपने दूसरी क्रॉप ग्रो कराई, ताकि जो वीड्स जो है वो उनके बीच में जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, उसके लिए कॉम्पिटिशन जो है वो रुक जाए। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा एडवांटेज है क्रॉप रोटेशन का।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्रॉप रोटेशन अगर प्रॉपरली की जाए, आसानी से की जाए, तो 2 या 3 क्रॉप्स को आसानी से अच्छी हार्वेस्ट के साथ, अच्छी पैदावार के साथ जो है वो 1 साल में ग्रो कराया जा सकता है. So these are some of the advantages of crop rotation. So that was it for today. And here is a beautiful gift that I always give you in my session, students. So here is that. तो कुछ एडवांसमेंट्स जो है वो हो रहे हैं क्रॉपिंग मेथड्स में, और उसी में से एक जो एडवांसमेंट है जिसको हम बोलते हैं एरोपोनिक्स. अब आप जानने की कोशिश कीजिए, एरो वर्ड किससे रिलेटेड है? एयर से रिलेटेड है, राइट. तो इसके केस में हम सॉइललेस कल्टीवेशन करते हैं. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी कोई सॉइल नहीं है, राइट. जो प्लांट रूट्स हैं, राइट, वो एयर में सस्पेंडेड है. आप देख सकते हैं जो प्लांट रूट्स हैं वो क्या है? एयर में सस्पेंडेड है, राइट. एयर में सस्पेंडेड है, और इनको ये जो नोजल्स देख रहे हैं आप, ये जो मिस्ट नोजल्स देख रहे हैं, इनके थ्रू जो है वो न्यूट्रिएंट को सप्लाई किया जा रहा है. तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई जो है वो इस नोजल के थ्रू जो है वो हो रही है, और इसके थ्रू जो है वो क्रॉप ग्रो हो रही है. अब बात आती है कि इस एरोपोनिक सिस्टम का एडवांटेज क्या है. एक तो इसमें फास्टर ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि प्रॉपरली जो है वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई हो रही है, एयर के कांटेक्ट में है, प्रॉपरली वाटर की सप्लाई हो रही है, तो क्या है? फास्टर ग्रोथ है, आसानी से जो है वो जो प्लांट है वो ग्रो हो जा रहा है. बेटर ईल्ड है, ईल्ड भी अच्छी है, पैदावार भी अच्छी है, और वाटर और स्पेस का प्रॉपरली यूज किया जा रहा है. वाटर भी प्रॉपर अमाउंट में जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, स्पेस भी प्रॉपरली जो है वो यूटिलाइज हो रही है. तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं एरोपोनिक सिस्टम के. तो ये भी मैं आपको बताना चाहती थी. आई होप यू ऑल लाइक इट. सो दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड. So here is a message for you that gratitude makes everything grow. So whosoever you want to pay gratitude, please do that. And that was it, students, from my end. Keep learning, keep shining, and please subscribe my channel. So good night and take care. Take a very good care of you. Thank you.